हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चैनल। और हमने लास्ट टाइम क्या था, क्लास 9th का बायो का फर्स्ट चैप्टर दैट वाज सेल, और आज हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द बेसिक यूनिट ऑफ सेल। जो हमारे पास सेल है वो बेसिकली किसका बना हुआ होता है। तो जो सेल है, हमारे पास सेल के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 इज द सेल बाउंड्रीज, और सेल बाउंड्रीज हमारे पास 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। सबसे पहले जो बाउंड्री होती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो सेकेंड नंबर पे बाउंड्री होती है वो हमारे पास होती है सेल वॉल। जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है वो हमारे पास सभी के अंदर क्या होगी, प्रेजेंट होगी। मतलब चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, हमारे पास सभी के अंदर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। लेकिन जो हमारे पास सेल वॉल है वो हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर या फिर कुछ बैक्टीरियाज के अंदर ही देखने को मिलेगी। अदरवाइज हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी। और नंबर 2 पे हमारे पास आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है, जो सेल है, सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस है, जहाँ पे हमें हमारे सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। और जैसे हमारी बॉडी का ब्रेन होता है, सेम तरीके से सेल के अंदर उसका ब्रेन होता है जो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और उस ब्रेन को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस हमेशा कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के सेंटर में। सेल के सेंटर के अंदर हमें हमेशा क्या मिलेगा, न्यूक्लियस। तो सेल इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। सबसे पहले हमारे पास सेल की बाउंड्री आती है। बाउंड्री को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर मिलेगी, लेकिन सेल वॉल हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर या कुछ बैक्टीरिया के अंदर मिलती है। और साइड नंबर 2 इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, हमारे पास जेली लाइक सब्सटेंस जिसके अंदर हमारे पास सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है। एंड सेंटर के अंदर द मेन कंपोनेंट होगा सेल का न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। और सेल की कोई भी एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कौन करेगा, हमेशा न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। नाउ मूविंग फर्दर, अब हम पढ़ते हैं सेल बाउंड्रीज के बारे में। जो सेल की बाउंड्री है, यानी कि अगर कोई बिल्डिंग है उसकी जो वॉल्स होती है, उस वॉल का क्या काम होता है, शेप या स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का। इन द सेम वे जो सेल की बाउंड्री है वो क्या करती है, सेल को शेप देती है, और कोई भी सब्सटेंस जो सेल के अंदर आ रहा है बाहर आ रहा है उसकी मूवमेंट को क्या करती है, कंट्रोल करती है। और जो सेल की बाउंड्रीज हैं वो एक भी हो सकती है सेल के अंदर, वो 2 भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स अपॉन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सपोज इट इज अ प्लांट, तो प्लांट के अंदर सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों होंगी, तो सेल बाउंड्रीज कितनी हो जाएंगी, 2। लेकिन एनिमल्स के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, तो सेल बाउंड्री कितनी हो जाएगी, 1। उसके बाद हमारे पास जो ये फर्दर 2 सेल बाउंड्रीज हैं, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है दैट स्टूडेंट कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सो लेट्स बिगिन विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, आपको 2 लेयर्स दिखाई देंगी, फर्स्ट लेयर एंड द सेकेंड लेयर। तो आपके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी बेसिकली वो 2 लेयर्स की बनी होती है। एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। और जो आउटर और इनर लेयर है इसके बीच में आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। तो जो आउटर और इनर लेयर है इसके अंदर कॉमन होता है कि लिपिड्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, हमारे पास लिपिड्स की। और इनर बीच वाली लेयर जो है उसको कनेक्ट किया गया है प्रोटीन्स के थ्रू। तो प्रोटीन्स किसका काम करते हैं, चैनल्स का। मतलब अगर इस सेल वॉल के थ्रू किसी चीज ने अंदर आना है या बाहर आना है तो वो किसके थ्रू आएगा, हमारे पास प्रोटीन्स के थ्रू। सपोज इट इज अ रूम, और रूम के किसी ने अंदर आना है बाहर आना है तो वो किसकी हेल्प लेगा, डोर की हेल्प लेगा। तो सेम तरीके से प्लाज्मा, हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी लिपिड्स की इनर और आउटर लेयर है, और अगर किसी भी सब्सटेंस ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर आना है बाहर जाना है तो वो किसकी हेल्प लेगा, हमारे पास प्रोटीन्स की हेल्प लेगा। जो हमारे पास आउटर लेयर होती है कैसी होती है, बहुत ज़्यादा थिन होती है, पतली होती है, लिविंग होती है। ऑब्वियसली इट इज़ लिविंग क्योंकि वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जा रही है। और बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, इलास्टिक लेयर होती है। मीन्स अगर हम हमारी स्किन की बात करें, ऐसा नहीं बहुत रिजिड है, क्या है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, इन द सेम वे इट इज इलास्टिक। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसका रीज़न
दिस मेम्ब्रेन इज लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड, मतलब कि अगर कोई मान लो शादी हो रही है और आपने एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया कि यहाँ पे सिर्फ वही लोग आएंगे जिनके पास इनविटेशन है, तो सेम तरीके से हमारे पास होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिर्फ उन्हीं सब्सटेंसेस को अंदर आने देती है जिनकी एंट्री अलाउड है, और अगर कोई और सब्सटेंस होगा तो उसको अलाउ नहीं करती है। तो सिलेक्ट हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है, एक तो इसका नाम हमारे पास हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरा इसका नाम हमारे पास होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड थर्ड नेम इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यू कैन गिव ऑल दिस थ्री नेम्स। सबसे पहले आप दे सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नंबर 2 पे आप दे सकते हो इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड नंबर 3 इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही अपने अंदर से बाहर जाने देती है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सिलेक्टिव सब्सटेंस ही अंदर से बाहर जाते हैं इसके थ्रू। उसके बाद इस मेम्ब्रेन की थिकनेस, अगर हम थिकनेस की बात करें दिस इज एंगस्ट्रॉम, अगर सपोज आई एम कन्वर्टिंग इनटू मीटर, सो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 raised to the power -10 मीटर। तो हम देख सकते हैं कि इस मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा छोटी है। नैनो का मतलब आप सबको ही पता है 10 raised to the power -9, मीन्स इसकी जो थिकनेस है दैट विल रेंज फ्रॉम 10 raised to the power -10 to 10 raised to the power -9 मीटर। एंड दिस मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स की बनी हुई है, कोलेस्ट्रॉल और कुछ पॉलीसेकेराइड्स की मेम्ब्रेन आपके पास बनी हुई है। और हम माइक्रोस्कोप के बारे में प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया, तो इस मेम्ब्रेन को हम सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते, और हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मींस वो माइक्रोस्कोप जो इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करते हैं और जिसके अंदर हमें हमारी स्लाइड एक स्क्रीन पे दिखाई देती है, हमें सिर्फ उसी माइक्रोस्कोप के अंदर ये मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। Those who want to take the screenshot they can take. So, अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है, इसका क्या काम है, क्या रोल है सेल के अंदर। तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है कि क्या है, ये आपके सेल को एक शेप दे रही है। जैसे एक बिल्डिंग है, उसको जो वॉल्स हैं, उसको वॉल्स का डिजाइन क्या देता है, उसको शेप देता है। सेम तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी क्या दे रही है, आपके सेल को शेप दे रही है। एंड ये सेल को ये उसकी बाहर मींस आउटर वर्ड से क्या करती है, सेपरेट करती है। मींस सेल मेम्ब्रेन एक सेल को अपनी बाहर वाली दुनिया से क्या करती है, सेपरेट करती है। ठीक है। एंड नंबर 3 जो ये मेम्ब्रेन है कैसी है, फ्लेक्सिबल है, और जो सेल है वो कोई भी शेप को ऑब्टेन कर सकता है ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। नंबर 4 जो ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंसेस का, सेल ने खाना खाया है, खाना खाने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर फेंक दिया, वो भी किसके थ्रू होता है, वो भी सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही हमें देखने को मिलता है। सो हियर आर द टू टर्म्स, एंडो एंड एक्सो। एंडो का मतलब होता है इन एंड एक्सो का मतलब होता है बाहर। हम इसको कैसे याद करेंगे, इन मीन्स एंडो एंड एग्जिट से हम क्या याद रखेंगे, एक्सो। तो मीन्स एंडोसाइटोसिस मीन्स कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर जा रहा है, मीन्स इनटेक ऑफ फूड इज एंडोसाइटोसिस, एंड एक्सोसाइटोसिस क्या होगा, रिमूवल ऑफ इट, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट हम ये ऑलरेडी करके आ चुके हैं कि जो ये मेम्ब्रेन है कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बहुत जो भी आयंस या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इसके थ्रू जाएंगे वो बहुत सिलेक्टिव होंगे, और उनको किसके थ्रू जाना पड़ेगा, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो हमने सबसे पहले फंक्शन किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कि क्या प्रोवाइड करती है, शेप। नंबर 2 हमने फंक्शन किया कि आउटर वर्ड से क्या करती है, सेपरेट करती है। नंबर 3 इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। नंबर 4 एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है वो किसके थ्रू होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। नंबर 5 एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस मींस फूड का सेल के अंदर आना और बाहर जाना किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। एंड लास्ट इट इज अ वेरी सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की कुछ ही सब्सटेंसेस सेल के अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेम्ब्रेन ओनली। दोज हु वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट दे कैन टेक। अब जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर सब्सटेंसेस अंदर कैसे आते हैं और बाहर कैसे जाते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले प्रोसेस आता है डिफ्यूजन। जो हमारे पास डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन के अंदर जैसे हम सब्सटेंसेस की बात करें, वाटर, दिस आर द केमिकल सिंबल CO2 एंड ऑक्सीजन, वो क्या करते हैं, सेल से अंदर और बाहर आते हैं रेंडमली, मतलब एकदम ऐसा कोई फिक्स प्रोसेस नहीं कि अब आना है
तब आना है। तो ये जो प्रोसेस होता है हमेशा हमारे पास कैसे होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है, मीन्स कभी भी एकदम से हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रीथ कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे अभी सांस लेना और अभी सांस को रिलीज करना है, ऐसा नहीं है। तो मीन्स जो ये प्रोसेस है ऑटोमेटिकली चलता रहता है। इन द सेम वे जैसे ही सेल के अंदर किसी चीज की शॉर्टेज होती है वो प्रोसेस अपने आप कॉन्टिन्यू करता है। जो हमारे पास कोई भी मूवमेंट हो रही है वाटर की या गैसेस की, तो वो हमेशा कैसी होती है, हायर कंसंट्रेशन रीजन से लो, मीन्स जहां पे ज्यादा है उस ज्यादा वाले एरिया से हमेशा कहाँ पे होएगी, कम वाले एरिया के अंदर। और जो भी ये सब्सटेंसेस है हमारे पास सेल के अंदर आ रहे हैं हमेशा हायर से लोअर में जाएंगे। और मान लो सपोज सेल के अंदर किसी चीज ज्यादा होगी, कोई चीज ज्यादा होगी और बाहर कम है, तो मूवमेंट रिवर्स हो जाएगी, तो वो सेल के अंदर से कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ। डायरेक्शन जो है वो हमेशा सेम रहेगी। डायरेक्शन कौन सी रहेगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। एंड जो भी हमारे पास गैसेज है जनरली जो हमारे पास एक्सचेंज होता है, कोई भी सेल है अगर उसको कोई चीज लेनी है तो वो जनरली ऑक्सीजन को क्या करता है, उसका इनटेक करता है, और जब उसको किसी चीज को रिलीज करना है तो वो CO2 की फॉर्म में क्या करेगा, उस चीज को रिलीज करेगा। सपोज अगर आई एम टॉकिंग अबाउट वन सेल, अगर ये सेल है इसको किसी चीज को लेना है तो ये किसको लेगा, ऑक्सीजन को लेगा। और अगर इस सेल को किसी चीज को रिलीज करना है तो जनरली किसको रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अब हम एक एक्टिविटी की तरफ परफॉर्म करके बताएंगे कि जो डिफ्यूजन है वो प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने डिफ्यूजन को प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक वाटर कलर पैलेट चाहिए होगा। अगर हमारे पास ये भी नहीं होगा देन ऑल्सो इट्स ओके। हम एक बीकर ले लेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, थोड़ा सा वाटर ले लेंगे। हमने ये बीकर लिया, इसके अंदर वाटर लिया। कोई बता सकते हैं वाटर का कौन सा कलर होता है, ब्लू या ट्रांसपेरेंट, एनीवन? जो हमारे पास वाटर है वो हमेशा कौन से कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट कलर का। तो मीन्स हमने अगर बीकर के अंदर पानी लिया, हमें उसका कोई कलर नहीं दिखाई देगा। हम उसके अंदर डालेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट, एंड पोटेशियम पर मैग्नेट का केमिकल सिंबल हमारे पास जाएगा KMnO4। और जो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है इसके क्रिस्टल्स आते हैं बहुत छोटे छोटे पर्पल कलर के। अगर ये हाथ पे भी लग जाते हैं तो ये पर्पल कलर का स्टेन हमारे हाथ पे छोड़ देते हैं। हमने थोड़े से क्रिस्टल लिए, हमने इसको कहाँ पे डाल दिया, उस पानी के बीकर के अंदर डाला। आफ्टर सम टाइम हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो ये पानी का कलर है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे पास पर्पलिश क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। और कुछ टाइम के बाद हम नोटिस करेंगे जो सारा का सारा पानी है वो किस कलर का हो गया, पर्पल कलर का हो गया। तो मीन्स क्रिस्टल्स तो मैंने यहाँ डाले तो वो पूरे पानी के अंदर कैसे फैल गए, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। वो कैसे फैले, डिफ्यूजन मीन्स यहाँ पे क्या थी, उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी और वो किधर गए, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। दोज हु वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट दे कैन टेक। अब हम आते हैं सेकेंड मोड के। सेकेंड मोड हमारे पास होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अंदर हमेशा किसकी जरूरत पड़ती है, हमें एक सॉल्वेंट की, मींस वाटर की क्या पड़ेगी, हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जो हम ROs एक्वागार्ड यूज करते हैं इसके अंदर भी हमेशा क्या होता है, हमारे पास जो वाटर होता है वो वाटर किसके थ्रू फिल्टर होता है, हमारे पास ऑस्मोसिस। जो डिफ्यूजन प्रोसेस है दैट इज मेनली फॉर गैसेस, और जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है हमारे पास दैट इज मेनली फॉर द लिक्विड, और उस लिक्विड में भी क्या, वाटर। और इसके अंदर भी सेम रहेगा। ऑस्मोसिस हमेशा कैसी होती है, हायर रीजन से लोअर, मीन्स जहाँ पे पानी ज्यादा है वहां से कहाँ जाएगा, जहाँ पे पानी कम है। और जो हमारे पास सेल का साइटोप्लाज्म है, वो मैंने क्या बताया था, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल का जेली लाइक सब्सटेंस जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है। तो जो ऑस्मोसिस होगी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद कहाँ जाएगा, ये वाटर हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर। अब हमें पता है जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो पानी कैसे लेते हैं, रूट्स के थ्रू। अब सपोज यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम बनाया हुआ है रूट हेयर का। बेसिकली जो आपकी रूट होती है उसके आसपास एक बहुत पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनका काम है रूट हेयर। सपोज ये रूट है, इसके पास सिर्फ इतना एरिया है, लेकिन अगर मैंने इसके आगे रूट हेयर लगा दिया तो जो सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो रूट हेयर का क्या काम होता है, वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करना।
तो अब जो रूट हेयर है इसके अंदर क्या है, पानी बहुत कम है और बाहर मैंने पानी दिया तो बाहर पानी की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ऑस्मोसिस के थ्रू पानी क्या करेगा, रूट हेयर के अंदर जाएगा, मींस हायर रीजन से कहाँ जाएगा, लोअर रीजन की तरफ। और इस तरीके से हमारे पास जो ऑस्मोसिस है वो क्या करती है, टेक प्लेस करती है। इसके बाद ऑस्मोसिस के 3 टाइप्स हैं, वो हम आगे करेंगे। सो नेक्स्ट कम दी टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमारे पास 3 टाइप की होती है और हम उसको डायग्राम की मदद से क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास होती है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, जो बाहर होती है वो पानी की कंसंट्रेशन कैसी होगी, लो, और सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई। तो मीन्स अगर सेल है वो क्या है, उसके अंदर पानी ज्यादा और बाहर क्या है, पानी कम है, तो पानी क्या करेगा, हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। और जो हमारे पास सेल का साइज होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, जो सेल का साइज है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, श्रिंक। तो मीन्स जो सेल है वो श्रिंक क्या कब होगा हमारे पास, हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, कई अगर हमारे पास हमारा हैंड है और हम उसको पानी में बहुत टाइम तक क्या करते हैं, डिप करके रखते हैं, तो हमारा जो हैंड होता है वो क्या हो जाता है, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। सेम वे हमारे पास किसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर। सेकेंड हमारे पास आता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक के अंदर जो सेल के अंदर भी सेम कंसंट्रेशन है और सेल के बाहर भी सेम कंसंट्रेशन है, किसकी, वाटर की। तो जो मूवमेंट होती है वो इक्वली होती है, मीन्स जितना पानी सेल से बाहर जा रहा है उतना पानी क्या हो रहा है, सेल के अंदर आ रहा है, और सेल के साइज के अंदर हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। एंड थर्ड टाइप इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, ये बहुत लोग करते हैं, रात को क्या करते हैं, वो किशमिश को पानी के अंदर भिगो देते हैं और जब वो सुबह उठते हैं किशमिश क्या करते हैं, फूल जाती है। इन द सेम वे मीन्स किशमिश जो है हमारे, उसके अंदर पानी की कंसंट्रेशन क्या कम है और बाहर क्या, हमने उसको बहुत सारा पानी प्रोवाइड कर दिया। सेम तरीके से यहाँ पे क्या होता है, हाइपो के अंदर, हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, जो सेल है, सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन क्या होगी, लो होगी, और बाहर क्या होगी हमारे पास, हाई कंसंट्रेशन, मीन्स ज्यादा कंसंट्रेशन होगी। और जो सेल का साइज होगा वो क्या होगा, सेल जो हमारे पास क्या होगा, वो स्वेल अप हो जाएगा, मतलब जो सेल है वो क्या करेगा, फूल जाएगा। तो हम इसको रीड करते हैं। हमारे पास क्या है, इसके अंदर जो कंसंट्रेशन जो मूव करती है वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है वाटर, और वो बाय डायरेक्शन, मीन्स दोनों डायरेक्शन में भी हो सकता है, जैसे हमने हाइपोटोनिक के अंदर पढ़ा। और हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, जो सेल होगा वो क्या करेगा, वो पानी, जो सेल है, जो पानी है वो क्या करेगा, सेल से बाहर मूव करेगा। तो सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, श्रिंक हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर क्या है, हमारे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मीन्स जो सेल है, सेल का साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट इज हमारे पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, जो हमारे पास सराउंडिंग, मीन्स बाहर क्या है, पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर क्या है, पानी की कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास, लो है। और हमें क्या देखने को मिलेगा, जो हमारे पास सेल है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास स्वेल अप हो जाएगा। साइंस के अंदर अगर हमारे पास कोई चीज श्रिंक हो रही है तो हम उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, दैट वर्ड इज फ्लैसिड। हम क्या वर्ड यूज करते हैं, फ्लैसिड, जब कोई चीज क्या करती है, श्रिंक करती है। इन द सेम वे जब हमारे पास कोई चीज क्या कर रही है, स्वेल कर रही है, मतलब उसके साइज इंक्रीज हो रहा है, तब हम क्या वर्ड यूज करेंगे, टर्जिड। हम क्या वर्ड यूज करेंगे, टर्जिड। सो जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना, दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सो नाउ आज का हमारे पास लास्ट टॉपिक क्या रहेगा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में डिफरेंस। सबसे पहले आपके पास जो डिफ्यूजन है और जो ऑस्मोसिस है वो हमेशा कैसे होती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, और दोनों में ही क्या है, सेम पॉइंट है। नंबर 2, जो हमारे पास डिफ्यूजन है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के अंदर हमें देखने को मिलती है, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अंदर। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, डिफ्यूजन होने के लिए कोई भी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती। सो व्हाट इज द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ओवर हियर, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो इट मींस प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन की डिफ्यूजन के टाइम पे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नहीं हो सकता। एंड द लास्ट जो हमारे पास डिफरेंस है, जो हमारे पास
डिफ्यूजन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और जो हमारे पास ऑस्मोसिस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सल्यूट की जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी आप फिजिक्स के अंदर करेंगे, यहाँ पे मैं सिर्फ ब्रीफ दे रही हूँ। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कोई भी एनर्जी जो पार्टिकल्स पोजेस करते हैं अपनी मूवमेंट की वजह से। अगर मान लो मैं बोलती हूँ कोई चीज़ सॉलिड है, वो सॉलिड क्यों, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स पास पास है और वो क्या बहुत कम मूव करे। लेकिन गैस है, गैस मैं बोलती हूँ कि ऐसे फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? क्योंकि जो पार्टिकल्स है उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है और वो इधर उधर भटक जाते हैं। तो मीन्स अगर डिफ्यूजन होनी है तो पार्टिकल्स के पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। दोज हू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट दे कैन टेक। So that's all for the today's lecture. हम मिलेंगे next time. Thank you.